गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, झारखंड टेट और स्टेट टेट जो भी आपके टेट के एग्ज़ाम हैं वो नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और जो आपके नोट्स होंगे वो आपके कब काम आएंगे? जब आपका एग्ज़ाम होगा तब रिवीजन के काम आएंगे। अभी आप क्या करेंगे? बेस को क्लियर करते हुए चलेंगे, अपने चैप्टर को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार के बारे में तो सोचना भी नहीं है कि हमें हार मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पिछली क्लास में कौन सी शिक्षा कंप्लीट हुई थी? प्रगतिशील शिक्षा, उससे पहले बाल केंद्रित शिक्षा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे होता है, क्या है प्राथमिक शिक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। हेडिंग डालेंगे, आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है? क्या है सार्वभौमिकरण का अर्थ? होता है सबके लिए उपलब्ध कराना, यानी शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सार्वभौमिकरण कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी बच्चों के पहली से 8वीं कक्षा तक जो सार्वभौमिकरण है, प्राथमिक शिक्षा है, उसके अंतर्गत क्या है? उसके अंतर्गत पहली क्लास से 8वीं क्लास तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। क्या है? पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी। प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया, मतलब क्या उद्देश्य सुनिश्चित किया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत पहली क्लास से 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी, निःशुल्क शिक्षा होगी। इस बात पर बल दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप ही हो। इसके अंतर्गत किस बात पर बल दिया गया कि जो स्कूल हो वो बच्चों के घर के समीप ही हो। एक तो निःशुल्क शिक्षा होगी, आपको फीस नहीं देनी है, तो बच्चे पढ़ेंगे। और अगर स्कूल घर के पास होगा तो बच्चे पढ़ने के लिए ये नहीं सोचेंगे कि मुझे दूर जाना है या दूर जाने के लिए किराया लगाना है या वैन करनी है या कुछ भी। आप जब दूर पढ़ने जाओगे तो जो गरीब लोग होते हैं, जो मीडियम परिवार के लोग भी होते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो क्या सोचते हैं कि वहाँ तक जाने में इतना खर्चा होगा, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ाते। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था कि स्कूल कहाँ पे बनाए जाए? स्कूल बच्चों के घर के आसपास ही बनाए जाए, तभी हर किसी को शिक्षा मिलेगी, हर कोई पढ़ने के लिए जाएगा। ठीक है, तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि स्कूलों को वहाँ मतलब जो बच्चे हैं जिस समाज में उसमें जो वातावरण है वहाँ पे स्कूल नहीं है, तो इसलिए वो पढ़ नहीं पाते। तो जो स्कूल है वो कहाँ खोले जाए? जो स्कूल है वो कहाँ पे खोले जाए? वो बच्चों के घर के आसपास ही खोले जाए, तभी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तभी बच्चे क्या करेंगे? डेली पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तथा 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल न छोड़े। तो इसका उद्देश्य क्या था कि 14 वर्ष तक तो मतलब बच्चों को पढ़ना ही है। 8वीं क्लास तक स्कूल खुल जाएगा, 10वीं क्लास तक स्कूल खुल जाएगा। अगर स्कूल पास में होगा तो बच्चे पढ़ने जरूर जाएंगे। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि स्कूलों को बच्चों के घर के समीप खोला जाए और 14 वर्ष से पहले, जब तक बालक 14 वर्ष का ना हो जाए तब तक वो स्कूल ना छोड़ पाए, वो निरंतर पढ़ाई करता रहे, तभी ये निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, ये तो होगी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब इसके बाद इसके कुछ कार्यक्रम थे, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए थे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिससे हर बालक शिक्षित हो सके। जो गरीब परिवार से है वो अपने पैसों की वजह से नहीं पढ़ा पाते बच्चों को, कि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास सुविधा नहीं होती, दूर भेजने के लिए सुविधा नहीं होती, तो इसलिए उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन कौन से कार्यक्रम थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दूसरा था न्यूनतम शिक्षा स्तर, मतलब कम से कम
पैसों में कम से कम उसमें शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाया जाए, कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है। दूसरा था मध्याह्न भोजन स्कीम, यानी जो गरीब बच्चे थे उनके लिए क्या किया गया, मध्याह्न भोजन स्कीम चलाई गई, योजना चलाई गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जब ये शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी, मध्याह्न भोजन तमिलनाडु से हुई थी। तमिलनाडु से हुई थी, अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय क्या किया जाता था, मिड डे मील बोलते हैं इसे। उसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो बच्चे को दिया जाता था अनाज, मतलब गेहूं, दाल और चावल, उसके पैकेट दिए जाते थे, वो बना हुआ खाना नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, वो बच्चे अपने घर ले जाते थे। तो उससे बच्चों को तो कोई इतना खास फायदा नहीं होता था। परिवार वालों को लालच हो गया था कि जो राशन है वो स्कूल से आ जाएगा, तो उससे बच्चों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बच्चों के परिवार वालों को फर्क पड़ता था क्योंकि उनके पास राशन पहुँच जाता था। ठीक है। फिर सितंबर 2004 में क्या किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन क्या किया गया कि जो वो राशन कच्चा दे रहे थे, जो अनाज दे रहे थे, उन्होंने कहा कि खाना स्कूलों में ही बनाया जाए। खाना स्कूलों में ही बनेगा तो हर बच्चे को यहीं पे खाना मिलेगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने उसमें सितंबर 2004 से क्या योजना चालू की कि जो खाना होगा वो स्कूल में ही बनेगा और हर बच्चे को खाना वहीं पे खिलाया जाएगा। ठीक है। तो सितंबर 2004 के बाद खाना स्कूलों में ही बनाया जाने लगा। और जो गरीब बच्चे थे, किस लिए, ताकि वो खाने के लालच में ही आए कि हमारे बच्चों का घर में खाना बच जाएगा, अगर वो स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे खाना भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगी। इसलिए ये योजना चलाई गई थी कि वो किसी भी लालच में स्कूल में आए लेकिन उसे शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए हर बच्चे को। तो ये योजना चलाई गई थी मध्याह्न भोजन स्कीम। फिर इसके बाद कौन सी चलाई, पोषाहार सहायता कार्यक्रम चला, जिला प्रशासनिक शिक्षा कार्यक्रम चला, सर्व शिक्षा अभियान चला, कस्तूरबा गांधी बालक विद्यालय योजना चली, प्राथमिक शिक्षा कोर्स चला। ये सारे कार्यक्रम किसके अंतर्गत हुए थे, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है। आप इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। एक बार फिर से इसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसका क्या था, अर्थ क्या था, सबके लिए उपलब्ध कराना। सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ था कि शिक्षा सभी को दी जाए, सभी के लिए उपलब्ध कराई जाए। इसके अंतर्गत क्या था, पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क थी और जो स्कूल थे वो बच्चों के घर के आसपास ही स्कूल खोलने का उद्देश्य था। और उद्देश्य ये रखा गया था कि 14 वर्ष से पहले बच्चे स्कूल को ना छोड़ पाए। इसके बाद कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे जो मैंने आपको बताई दिए हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेंगे। ठीक है। आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में क्या था कि इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान क्या कहा जाता था, सर्व शिक्षा अभियान का सभी के लिए शिक्षा अभियान, यानी इसे किस नाम से भी जाना जाता था, सर्व शिक्षा अभियान को जाना जाता है, था नहीं, जाना जाता है किसके लिए, सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया था, सभी अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नारा कौन सा दिया गया था, सभी पढ़े सभी बढ़े का नारा दिया गया था। और यह अभियान भारत सरकार ने कब शुरू किया था, 2001 में प्रारंभ किया था। कब किया था, 2000 से 2001 में प्रारंभ किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। ये कार्यक्रम किसके अंतर्गत था, कस्तूरबा गांधी, ये इसके प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत था। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2004 में हुई थी। लेकिन बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई थी, यानी इसी में इसे मिला दिया गया था। इसका विलय किसमें हो गया था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में हो गया था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या क्या थे, मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका पहला लक्ष्य क्या था, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। पर पहला लक्ष्य क्या था इसका कि वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाएंगे। और किसके माध्यम से,
शिक्षा गारंटी केंद्र के माध्यम से, शिक्षा गारंटी केंद्र में पढ़े बच्चा, विद्यालय में पढ़े बच्चा, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान में कहीं पे भी वो शिक्षा ग्रहण करे, उसके माध्यम से 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या था कि वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना। यानी वर्ष 2007 तक कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2001 में शुरुआत हुई थी। तो लक्ष्य रखा गया था कि 2007 तक 5 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराई जाए, ये लक्ष्य रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान का। दूसरा लक्ष्य था 2007 तक सभी बच्चों को, कौन से बच्चों को? जो 5 वर्ष की आयु वाले हैं उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये दूसरा लक्ष्य था सर्व शिक्षा अभियान का। तीसरा लक्ष्य क्या था? तीसरा लक्ष्य था वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाई जाए। यानी तीसरा लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2008 तक जितने भी 8 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं उन सभी की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो पूरी करवाई जाए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। नेक्स्ट लक्ष्य क्या था कि वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा। 2007 तक कौन सा था? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चरण, और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा। इस स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी क्षेत्रों के अंतराल को खत्म करना। अगर लिंग संबंधी जो सबके मन में होता है कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे लड़के को पढ़ाएंगे, वो सारे लिंग संबंधी जो भी वो थी सबके अंदर भावनाएं थी उन सभी को खत्म करने का उद्देश्य रखा गया था 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर। ठीक है कि अगर लिंग भेद किया जाता है, लिंग भेद के जो लोगों के बीच में जो लिंग भेद की जो बात थी कि लड़कियों को पढ़ाना है लड़कों को नहीं पढ़ाना है, उसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये हो गया क्या? ये लक्ष्य हो गए हमारे सर्व शिक्षा अभियान के। आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इन लक्ष्यों के आधार पर क्या पता चला था? इन लक्ष्यों के आधार पर पता चला था कि विद्यालय में जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे, जब ये लक्ष्य रखे गए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, तो बच्चों के मतलब विद्यालय छोड़ने की जो संख्या थी उसमें कमी आने लगी थी। यानी बच्चे विद्यालय को नहीं छोड़ रहे थे, रेगुलर विद्यालय में आ रहे थे। जो वो विद्यालय छोड़ रहे थे पहले इस अभियान के चलाने से पहले, उसमें कमी आने लगी थी। लेकिन ये 2010 तक ये असफलता लक्षित अनुपात प्राप्त नहीं कर पाई थी। मतलब जो लक्ष्य रखा गया था उसे 2010 तक वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि हमें कमी तो आने लगी थी विद्यालय ने छोड़ने पर, लेकिन 100% ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था कि बच्चों ने विद्यालय नहीं छोड़ा। कुछ बच्चे छोड़ रहे थे लेकिन कमी आने लगी थी कि बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे थे स्कूलों में, छोड़ने वालों की संख्या कम थी, पढ़ने वालों की ज़्यादा थी। लेकिन लक्ष्य क्या रखा गया था कि 100 के 100% बच्चे विद्यालय ना छोड़े और विद्यालय में रेगुलर आए। लेकिन इससे फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा था। बच्चों ने विद्यालय, बहुत कम बच्चों ने छोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी इस लक्ष्य की 100% की जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। 2000 ठीक है, 2000 कब तक? 10 तक का ये लक्ष्य रखा गया था। फिर इसके बाद देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां। लक्ष्य के बाद क्या है? सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां देखेंगे। तो सबसे पहली उपलब्धि क्या थी कि इस अभियान के अंतर्गत उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां बुनियादी स्कूल शिक्षा की सुविधा नहीं थी। यानी जहाँ पर पहले से स्कूल नहीं थे वहाँ पर उन बस्तियों में स्कूल बनाने की सुविधा का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि उन बस्तियों में स्कूल खोला जाए जहाँ पर पहले से स्कूल नहीं थे। दूसरी उपलब्धि क्या थी कि इसके अंतर्गत अतिरिक्त शिक्षा, अतिरिक्त कक्षा, इसके अंतर्गत क्या था? अतिरिक्त कक्षा, पीने का पानी, शौचालय रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान। क्या क्या? अतिरिक्त कक्षा, दूसरा पीने का पानी, तीसरा शौचालय रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से वर्तमान स्कूलों में क्या हुआ? बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। इसकी उपलब्धि क्या थी कि जो अतिरिक्त कक्षा है उसमें सुधार करना है, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, शौचालय की व्यवस्था की जाए, स्कूल सुधार अनुदान की व्यवस्था
की जाए, और जो स्कूलों में बुनियादी ढांचे थे उनमें सुधार करने का क्या था, इसका लक्ष्य रखा गया था, उपलब्धि रखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी जो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके मन में ये होता है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियां सिर्फ घर का काम काज करने के लिए होती है, तो लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और कुछ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जैसे पिछड़े वर्ग के बच्चे हो गए, जैसे मंदबुद्धि बच्चे हो गए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था और लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया, यानी कंप्यूटर शिक्षा के पर बल दिया गया, यानी कंप्यूटर की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया कि बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो हर क्लास में क्या की गई, कंप्यूटर की क्लास लगाई गई, कंप्यूटर की व्यवस्था की गई कि बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि बच्चों की उपस्थिति आशाजनक करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन जैसी योजना की शुरुआत की गई। बच्चों की उपस्थिति यानी बच्चे ज़्यादा आए, ज़्यादा बच्चे उपस्थित हो क्लास में, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी कि अगर लोग ऐसे भी अपने बच्चों को नहीं भेज रहे तो सिर्फ कम से कम भोजन के लालच में तो भेजेंगे कि कम से कम हमारे बच्चों को स्कूल में जाके भोजन मिल जाएगा, हमारे घर का राशन बच जाएगा, हमारे घर का एक टाइम का खाना बच जाएगा। उसी लालच में अगर माँ बाप, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, इसलिए ये योजना चलाई गई थी कि कम से कम बच्चे शिक्षित तो होंगे, वो किसी भी लालच में आए, किसी भी माध्यम से आए, कैसे भी आए, लेकिन वो स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण करे, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना या स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2010 तक इस अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने 2010 में यह निर्णय लिया कि अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया कि इस अभियान को यानी सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या उपलब्धि थी लास्ट की कि 2010 तक इस अभियान का लक्ष्य पूरा होने के कारण कि जब 2010 तक इसका लक्ष्य पूरा हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या किया कि 2010 ने यह निर्णय लिया कि इस अभियान को, सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा और इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये उपलब्धि थी एक। फिर इसके बाद क्या था कि बच्चों की, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंतर्गत डिजिटल अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी डिजिटल जो सुविधाएं है उसके अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके अंतर्गत? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराता है। ये जो अभियान है ये जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा मुहैया कराता है। क्या कराता है? गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा क्या कराता है? ये मुहैया कराता है, यानी उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने पढ़ा अभी मध्याह्न भोजन स्कीम पढ़ा। मध्याह्न भोजन स्कीम कब शुरू हुई थी? मैंने आपको बताया कब हुई थी। तमिलनाडु से शुरुआत हुई थी 1995 में और 15 अगस्त 1995 में। और इसमें क्या किया जाता था, मैंने आपको क्या बताया अभी कि इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक देश के जो राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय थे उसमें पढ़ने वाले बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं और चावल दिए जाते थे। अगर उसकी जो इस क्लास में उपस्थिति 80% है तो उसे क्या दिया जाता था? 3 किलो गेहूं दिए जाते थे और या चावल दिए जाते थे। 3 किलो गेहूं या चावल कुछ भी ले सकते हैं। फिर वो क्या करते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो अपने घर लेके जाते थे और वो परिवार के लिए ज़्यादा फायदेमंद थी ना कि बच्चे के लिए। उसके बाद सितंबर 2004 में क्या किया गया? सितंबर 2004 में ये योजना लाई गई कि खाना स्कूल में ही बनाया जाए और बच्चों को स्कूल में ही खाना दिया जाए। ठीक है,
इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को सप्ताह में क्या दिया जाता था, 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ दिए जाते थे, 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाते थे, ठीक है। और कितनी कैलोरी, कम से कम 450 कैलोरी, 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन क्या दिया जाता था, भोजन ऐसा बनाया जाता था जिसमें 450 कैलोरी हो और 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा हो, ऐसा भोजन मध्याह्न भोजन स्कीम के अंतर्गत बनाया जाता था, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट से, ठीक है। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाता था। कितने दिनों तक कराया जाता था, 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाता था। और प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान था, जिसे पकाने के लिए प्रतिदिन लागत की व्यवस्था भी की गई थी। यानी भोजन कहाँ पे पकाया जाता था, स्कूल में ही पकाया जाता था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे थोड़ा सा हल्का सा, सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां, कि इस अभियान के अंतर्गत उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां इस बुनियादी स्कूल शिक्षा की सुविधा नहीं थी, जहां से पहले से ही पुराने स्कूल नहीं थे, जहां पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं थे, वहां पे उन बस्तियों में स्कूल बनाने की बात की जाती है। किसके अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, कि उन बस्तियों में स्कूल बनाए जाए जहां पर बुनियादी शिक्षा की सुविधा नहीं है। दूसरी उपलब्धि क्या थी इसके अतिरिक्त, किस किस चीज का, अतिरिक्त शिक्षा, अतिरिक्त कक्षा का, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से क्या किया गया, वर्तमान स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना इसकी उपलब्धि मानी गई, उपलब्धि रखी गई कि वर्तमान स्कूलों में जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें सुधार करना है, ठीक है। इस अभियान के अंतर्गत लड़कियों पे और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले, जिन्हें ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा आवश्यकता है शिक्षा की, उन पर अधिक ध्यान दिया गया, ठीक है, दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या, और कंप्यूटर की शिक्षा पर बल दिया जाता है। यानी इस अभियान के अंतर्गत यह कहा जाता है कि हर बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर की शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि बच्चे की उपस्थिति आशाजनक करने के उद्देश्य से कि बच्चा रोज आए, बच्चे की स्कूल में रोज आए, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, किसी भी लालच में आए कि वहाँ पे भोजन मिलेगा, या उसके परिवार वाले उसे भेजे कि वहाँ पे भोजन मिलेगा। तो उसके लिए मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई थी कि अगर कोई पढ़ने ऐसे नहीं आ रहा तो कम से कम भोजन के लालच में तो आएगा। लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, सभी के लिए शिक्षा, यानी हर किसी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा थी, और जिसमें 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसका यही उद्देश्य है कि हर बच्चे तक, हर घर तक शिक्षा पहुंचाई जाए, वहाँ पे स्कूल उनके आसपास ही खोले जाए, ठीक है, उनके घर के आसपास ही स्कूल हो, जिससे उन्हें जाने में सुविधा हो, जिससे वो ये ना सोचे कि ज़्यादा दूर जाना है तो मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है। बस इस सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही था कि शिक्षा को हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचाया जाए। हर बालक शिक्षित होना चाहिए, ना कि अशिक्षित, ठीक है। तो इसे आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए। 5 मिनट निकालिए, सिर्फ 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं ना। अगर आप 5 मिनट निकाल लेंगे तो कुछ आफत तो नहीं आ जाएगी या आसमान नीचे आ जाएगा। तो आप सिर्फ 5 मिनट निकाल के अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। और एक बार, बस 2-4 दिन की बात है, अगर आपको दिक्कत होती है व्हाइट बोर्ड से पढ़ने में, तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा भी करेंगे। आपको उसी तरह से क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे, पूरी PDF कराई जाएगी क्वेश्चन आंसर की, कभी 50 क्वेश्चन, कभी 100 क्वेश्चन। पेपर से पहले, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। ये टेंशन मत लीजिए। एक एक चीज़ अभी क्या चल रही है, थ्योरी चल रही है, फिर हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होती है तो फिर डेली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो नए बच्चे जुड़ते हैं अगर उस चैनल से, तो वो पहले क्या करें, तो वो चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है। आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहते हैं, बायोलॉजी की, हिंदी की, UPGK की, CDP की, पर्यावरण की,
आप जिस भी सब्जेक्ट की करंट अफेयर की वहाँ से आप प्लेलिस्ट खोलेंगे और वहाँ से अपने नोट्स बनाने शुरू करेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है, देखिए शुरुआत तो हर कोई जीरो से करता है, हमने भी जीरो से ही की है, प्रयास कर रहे हैं, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना तो बस थोड़ा दुख होता है, थोड़ी निराशा महसूस होती है कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब अब रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो मोटिवेशन भी मिलता है और कुछ करने का, कुछ और ज़्यादा करने का भी मन करता है कि हाँ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं। तो थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा आपके सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है, ठीक है। और आपको तो कुछ नहीं जा रहा ना, पैसे नहीं जा रहे, खाली उंगली से तो टच करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर क्या पढ़ेंगे हम, शिक्षा का अधिनियम 2009 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्लास वीडियो देखने के बाद आपको क्या करनी है, क्लास को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।